हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम ओब्लिक प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर क्या था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर हाइट से थ्रो हो रहा था, लेकिन एंगुलर या फिर ओब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो वो थ्रो होगा या फिर वो जो हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा वो किसी पर्टिकुलर एंगल से मूव करना स्टार्ट करेगा। इसको हम डिटेल में समझने के लिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर एंगल हमने जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से थ्रो किया है। अब उसकी कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी यू एग्जिस्ट करेगी। अब हमें पता था कि कोई भी वेक्टर ला के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसके फर्दर दो वेक्टर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर और वर्टिकल वेक्टर। हॉरिजॉन्टल वेक्टर को हमने यू कोस थीटा से डिनोट कर दिया और वर्टिकल वेक्टर को हमने यू साइन थीटा से डिनोट कर दिया। अब जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्टाइल मूव करता जाएगा तो इस पॉइंट पे आकर, जहाँ पे हमारी हाइट मैक्सिमम है प्रोजेक्टाइल की, इस पॉइंट पे आकर क्या होगा, हमारे जो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है ना, दैट इज़ वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कोस थीटा हो जाएगी। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा, दैट इज़ वी वाई, वो यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ऐसा होगा। इसके बाद यहाँ पे इसी वजह से क्या होगा, इसके बाद मेरा प्रोजेक्टाइल क्या है, डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देगा। अपवर्ड आने के बाद वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब हमने इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ट्रैजेक्टरी यानी कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल हमारा किस तरह का पाथ फॉलो करेगा। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने के लिए हमने वही कंसीडर कर लिया कि हमारा प्रोजेक्टाइल था, उसने पॉइंट ओ से मूव करना स्टार्ट किया, ए पे जाके उसकी मैक्सिमम हाइट हुई जिसको हमने एच एम एक्स से डिनोट कर दिया, और बी पे उसने जाके वो स्टॉप हो गया और जो रेंज थी हमने उसको आर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट मान लिया इन टाइम टी, एंड वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। अब हमें पता था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होगी, हमारी एसिलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वर्टिकल एक्सिस पे एसिलेशन मेरा क्या होगा, जी होगा। ठीक है, अब क्या था, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास इक्वेशन थी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अलोंग एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस तरह से मोशन था ना, ओ ए बी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्स मान लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस था इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, यू कोस थीटा टाइम टी हो गया। अब ए की वैल्यू क्या थी, ए एक्स में हमारी ए एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू यू कोस थीटा टी। नाउ यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ वर्टिकल एक्सिस की जब हम बात करते हैं, सेम चीज़ सेम लॉ लगाएंगे, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही है इसलिए डिस्प्लेसमेंट वाई हो जाएगी, वर्टिकल एक्सिस इसलिए यू साइन थीटा हो जाएगा, टाइम टी रहेगा। और लेकिन मुझे पता था कि वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास एसिलेशन क्या था, ए वाई की वैल्यू जी थी, यहाँ पे जी आ जाएगा, ए की जगह माइनस साइन, इसलिए कि अपोजिट डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है। ठीक है, तो टी को हमने एज इट इज टी माना। अब हमने क्या करना था, हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, टी की वैल्यू आई थी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा, पीछे इक्वेशन 1 की वैल्यू आई थी, ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन 2 में पुट कर दी। जब हमने पुट की और सॉल्व किया तो हम क्या देखेंगे, यू से यू कैंसिल हो गया, ये फर्दर होल स्क्वायर था। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इज दैट क्लियर, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो अब ये जो टर्म थी हमारे पास, ये कंप्लीट टर्म, ये तो एक कांस्टेंट है और यहाँ पे टेंजेंट थीटा कांस्टेंट है, तो इसको हमने एक लीनियर टर्म मान लिया और इसको स्क्वायर टर्म मान लिया। अब मुझे याद कीजिए, जब मैंने आपको जीरो यूनिट के बारे में बताया था तो हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास लीनियर टर्म प्लस स्क्वायर टर्म, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। जब ये इक्वेशन हमारी किसको शो करी, यानी पैराबोला को, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल होगी वो कौन सी होगी, पैराबोला, यानी कैसा पाथ फॉलो करेगा वो, पैराबोलिक पाथ, कुछ इस तरह का। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम होता है, वो टाइम जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, रिमेन इन द एयर में रहेगा, या फिर जिसके लिए वो जो हमारा कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल करने में ऑब्जेक्ट को कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ध्यान रखिएगा,
हमारे पास यहाँ पे इसमें चेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल से हमारा ऑब्जेक्ट पहले अपवर्ड जा रहा है फिर डाउनवर्ड जा रहा है। तो ओ से लेके ए तक का जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट, एंड फ्रॉम ए टू बी जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमारे पास टोटल टाइम जो होगा प्रोजेक्टाइल का वो किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। ठीक है, तो हमने टोटल टाइम को कैपिटल टी मान लिया, इन दोनों को स्मॉल टी मान लिया। तो कैपिटल इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज इक्वल्स टू 2t। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली हमने, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब जब इन वाई डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, u साइन थीटा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, a हमारा g हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये क्या था, ये वो टाइम है जो हमारे ऑब्जेक्ट को फ्रॉम ओ टू ए या फ्रॉम ए टू बी ट्रैवल करने में लग रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है विच इज 2 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, नाउ कैपिटल टी दैट इज टोटल टाइम विल बी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी। इज दैट क्लियर? नाउ मैक्सिमम हाइट की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ग्राफ समझाते टाइम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ इस पॉइंट ए पे मैक्सिमम होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच किस में है, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में तो एच है ही नहीं, हाइट तो हमारी अपवर्ड है ना, वर्टिकल में है ना, इसलिए एच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, इंटू में टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस और जी को मैं कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्यों है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, एंड नेगेटिव साइन ड्यू टू डाउनवर्ड मोशन या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होने की वजह से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टी हमें पता था इक्वेशन 5 क्या थी हमारे पास, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो और ये इक्वेशन हमने क्या मान ली, 7 मान ली। अब इस टी की वैल्यू हम इसमें एच में पुट कर देंगे और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये मैक्सिमम हाइट के लिए है इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। अब हमें क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सी थी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हमारे पास टी की वैल्यू थी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, सेम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे क्योंकि जो हमारी रेंज है एक्स एक्सिस के ही लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो है नहीं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर किया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 0 पुट की, 0 क्यों पुट की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। हमने बताया था कि ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 0, देन एस क्या था, हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसको हमने आर पुट कर दी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रही थी इसलिए यू कोस थीटा इंटू में कैपिटल टी। अब यहाँ पे हम कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपके पास फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, आप इसको लिख लीजिए नोटबुक में साथ के साथ तो अच्छे से समझ आएगा। दैट इज नाउ जब ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का। तो हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमें क्या निकाली है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आप देखोगे, साइन यू कॉन्स्टेंट है, साइन यू कॉन्स्टेंट है और जी कॉन्स्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रही है, एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास ये साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो मैक्सिमम कब होगी, 1 होगी जब, तो ये 1 कब होगी, साइन 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा विल बी 90 डिग्री एंड थीटा विल बी 45 डिग्री। इससे क्या क्लियर होता है कि अगर आपके पास एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि whenever the range of an oblique projectile or angular projectile will be maximum, then उस केस में आपने ये डिफाइन करना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, यह आपके लिए कंपटीशन में है इंपॉर्टेंट, बोर्ड में तो जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन कंपटीशन में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्टाइल का एंगल डिफरेंट हो पर रेंज वो सेम कवर करे।
ये बात डिस्कस किया। इसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, दो प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर लिए अलग अलग एंगल्स पे, दैट इज थीटा एंड थीटा डैश, ठीक है। इनके रेंज की वैल्यू लिख ली, R1 और R2 कंसीडर कर ली। तब हम क्या देखते हैं यहाँ पे देखिए थीटा प्लस थीटा डैश अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो हम वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ 290 माइनस थीटा, जैसे साइन 180 माइनस 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करते हैं कि R2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, R1 के इक्वल आ रही है, दैट इज क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों की रेंज बराबर कब होगी, जब हमारे पास दोनों ही एंगल का सम दैट इज थीटा प्लस थीटा डैश का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 30 प्लस 60 एंगल है, ठीक है, तो दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, तो उनकी रेंज क्या होगी, बराबर होगी। वो एंगल कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पर रेंज कब बराबर होगी, जब किसी पर्टिकुलर 2 एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री का। तब आप इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।